नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के आवास पर पोंगल उत्सव में लिया हिस्सा। त्योहार को बताया प्रकृति, परिवार, समाज के बीच संतुलन बनाए रखने का मौका। कहा दुनिया को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का माध्यम पोंगल पर्व बना ग्लोबल। पीएम मोदी गुरुवार को करेंगे 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में 42 राष्ट्रमंडल देश को करेंगे शिरकत। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर घमासान जारी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लोगों को उकसाने की कोशिश। कहा अपना अधिकार खुद छीने। मुर्शिदाबाद के फरक्का में बीडीओ कार्यालय में तोड़फोड़ और चुनाव अधिकारियों पर हमला। मामले में 2 लोग गिरफ्तार। 18 दिन की समुद्री यात्रा के बाद आईएनएस वी कौंडिन्य पहुंचा मस्कट। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा स्वदेशी रूप से निर्मित आईएनएस वी विकास और विरासत की जीवंत नजीर। भारत ओमान रिश्तों को मिला नया आयाम। ईरान में प्रदर्शनकारियों को लेकर ट्रंप के बयान पर ईरानी न्यायपालिका के तेवर सख्त। भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। ईरान छोड़ने की सलाह। हेल्पलाइन नंबर किए गए जारी। और आइए अब शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु में मनाए जाने वाला पोंगल पर्व की धूमधाम आज पूरे देश में देखने को मिल रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी भी पोंगल पर्व में शामिल हुए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के दिल्ली के आवास पर हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पोंगल अब वैश्विक पर्व बन गया है और तमिलनाडु संस्कृति देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की साझा विरासत है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल उन्हें तमिल संस्कृति से जुड़े अनेक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिला, जो न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की साझा विरासत है। वाळगा तमिल, वळगा भारतम। आज पोंगल एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं। उसमें मैं भी एक हूं। इस विशेष पर्व को आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। साथ ही ये पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। आप सभी को पोंगल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वणक्कम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोंगल पर्व को प्रकृति के प्रति प्रेम का त्योहार बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की मिशन लाइफ, अमृत सरोवर, एक पेड़ मां के नाम जैसी योजनाएं इस पर्व की ही मूल भावना को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, अमृत सरोवर जैसे हमारा अभियान
इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं। हम खेती को अधिक सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में सस्टेनेबल खेती के तरीके, वाटर मैनेजमेंट, मैं तो लगातार कहता रहा हूं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नेचुरल फार्मिंग, एग्रीटेक और वैल्यू एडिशन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन सभी क्षेत्रों में हमारे युवा नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं पोंगल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर मध्य प्रदेश के किसानों ने खुशी जताई और उनके संदेश को सराहा। किसानों ने जल संरक्षण और प्राकृतिक खेती के महत्व पर जोर देने के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। किसानों ने पीएम मोदी के संदेश को प्रेरणादायक बताते हुए इसे अपने कार्य में लागू करने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी भी लगातार कृषकों के हित में काम कर रहे हैं। जो ड्रिप सिस्टम लागू हुआ है, इससे भी काफी हद तक खेती करने वाले सभी किसान भाइयों को फायदा है और किसान भी खुशहाल हो रहे हैं। निरंतर आने वाले समय की कठिनाइयों को देखते हुए यदि हम अपनी खेती की तकनीकी में बदलाव नहीं करेंगे, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि उन्नत भारत के लिए उन्नत खेती आवश्यक है, तो उन्नत खेती के लिए उन्नत तकनीकें आवश्यक हैं। उन्नत तकनीकों के लिए कृषि ज्ञान का विस्तार करना भी अति आवश्यक है, जो भारत सरकार के द्वारा निरंतर किया जा रहा है। आजकल प्रधानमंत्री जी जो हैं कई नई तकनीकों को सपोर्ट करते हुए किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए कई नई तकनीकें लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि अभी जो नया जैसे कि मल्टी सीड्स को सब्सिडी में प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। 4 बार की जो फसल में 4 बार बखरनी और अलग अलग खर्च जो होते थे, उन सभी को ख़त्म करके उन्होंने एक बार में मल्टी सीड्स के थ्रू उनका बेनिफिट्स किसानों को दे रहे हैं। किसान काफ़ी उन्नति कर रहा है और उसमें युवा पीढ़ी काफ़ी आगे आ रही है। नई नई तकनीकी के साथ जो खेती हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं किसान से जैविक खेती का भी महत्व बढ़ रहा है। पशुपालन का भी काफ़ी क्षेत्र में एक तरीके से रेशो बढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी की जो प्रेरणा देश के लिए बहुत लाभदायक है। केंद्र सरकार के द्वारा जैविक खेती को लेकर के 2026 में जो लक्ष्य रखा गया है करीब 1 करोड़ का, उसमें हम जैसे किसान भी हैं, क्योंकि जो जैविक खेती से हम लोगों की जो फसल उगेगी उससे अच्छी बढ़ोतरी होगी। 2026 में जो 1 करोड़ का जैविक खेती का लक्ष्य रखा गया है, मैं भी एक किसान हूं, तो मैं भी चाहता हूं कि जैविक खेती करके मैं भी अधिक से अधिक अच्छी उपार्जन प्राप्त कर सकूं। प्रधानमंत्री जी की सोची गई नीति है, ये कारगर होगी जैविक खेती के लिए। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जैविक कीटनाशक का उपयोग करें, जैविक खाद का उपयोग करें और किसान अपने घरों में बनाएं, ताकि भारत का किसान सशक्त से सशक्त हो सके। यह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सोच है कि 2026 में ही किसान सशक्त हो जाए, यही नारा है। जैविक खेती स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। जो प्रधानमंत्री बोले हैं जैविक खेती के लिए, ये सपना साकार होते हुए दिख रहा है। रोटावेटर और सीड्स से जो खेती करते हैं, इससे अच्छा उत्पादन होता है। जैविक खेती स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जौन ये जैविक खेती के विषय में बताऊ थे, तो वो हम जैविक खेती करी थे और रासायनिक कीटनाशक और रासायनिक खाद के बिल्कुल उपयोग नहीं करी था। जैविक खाद और जैविक कीटनाशक उपयोग करी थे, जैसे कि हमारे खेती में बड़ी मजबूत और उत्पादन होती है और हम पंचर के किसानन के लागत भी कम लग रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार आज हम वहां पर कोदो कुटकी का खेती चालू कर दिए हैं, जिससे हमारा उपार्जन अच्छा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कृषि करके अपना विकास जीवन यापन पहले से बेहतर बना लिए हैं।
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा बताए गए कृषि सुधार कार्य और कृषि में जो सुधार के उनके मूल मंत्र हैं उनको मैं पालन करता हूं। उनके द्वारा कही गई जैविक खेती का प्रोत्साहन जो उनके द्वारा दिया जा रहा है, उस जैविक खेती से हम मिट्टी की उर्वरकता को, मिट्टी को और मिट्टी में जो हमारे उर्वरक तत्व हैं उन पोषक तत्वों को बढ़ाने में जैविक खेती बहुत मदद करती है। और बिहार के किसानों ने प्रधानमंत्री के संदेश को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि जल प्रबंधन और रासायनिक खादों पर लगातार देखने को मिला है कि जो स्थितियां हैं वो पहले से बेहतर होती हुई नजर आई हैं। ऐसे में बिहार के किसानों ने क्या कुछ कहा है और किस तरह की बातें कही हैं, आइए आपको बताते हैं। प्राकृतिक खेती बहुत अच्छा चीज है और इससे वाटर रिसोर्सेज का ड्रिप इरिगेशन से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इससे पानी की बचत होती है, फसल बहुत अच्छा होता है, भरपूर होता है। आज के टाइम में प्राकृतिक खेती बहुत ही अच्छी चीज होती है। साथ साथ ड्रिप इरिगेशन भी बहुत अच्छी चीज है, जिससे कि वाटर मैनेजमेंट भी अच्छा होता है, फसल भी अच्छी होती है और पानी की बचत भी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर झारखंड के किसानों ने खुशी जताई है और उनके संदेश को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया। किसानों का कहना था कि प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में जल संरक्षण और प्राकृतिक खेती के महत्व को उजागर किया, जो उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। पिछले पूर्वज लोग, हमारे गार्जियन लोग परंपरागत इस तरह से खेती कर रहे थे और आज जो सरकार जो सुविधा दिए हैं आधुनिक युग के, आधुनिक हिसाब से, तो आज जो खेती हम लोग कर रहे हैं पूर्व के हिसाब से अभी खेती क्या अच्छी से उसका बीज तैयार होता है और फसल भी अच्छा होता है। तो सरकार की ये जो सोच है, ये योजना है, ये जो तकनीकी है, ये व्यवस्था बहुत अच्छा लगा। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम किसानों को जो आज किए हैं, इसके लिए हम किसान उन्हें हार्दिक दिल से धन्यवाद देते हैं। और वो किसान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है उनका, ताकि किसान की आमदनी बढ़ रही है दिन दूनी रात चौगुनी। परंपरागत जो खेती होती थी उस हिसाब से नहीं हो रहा है। अब अच्छे नियम से हम लोग कर रहे हैं खेती। अभी जो सरकार का नियम है टपक स्थिति से, उस हिसाब से हम लोग खेती कर रहे हैं और अच्छा खेती है। इस बार पोजीशन भी खूब बढ़िया चल रहा है और जैसा चाहिए वैसा हम लोग को मिल भी रहा है फसल। यूपी के बाराबंकी के किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि रासायनिक खादों पर निर्भरता कम करने के उपाय उनके लिए फायदेमंद होंगे। किसानों ने प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों को अपने खेतों में लागू करने का संकल्प लिया। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने पोंगल और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं किसानों को देते हुए बहुत से ऐसे कार्य किए हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं कि जैसे जल प्रबंधन के लिए, प्राकृतिक खेती, टिकाऊ खेती के लिए उन्होंने प्रयास किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कहने के बाद किसान भाइयों को और भी प्रेरणा मिलेगी। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सभी किसानों को संबोधित करते हुए मकर संक्रांति और पोंगल के अवसर पर खेती के आधुनिक तरीकों के बारे में बताया। पानी की कैसे बचत कर सकते हैं और प्राकृतिक खेती कैसे कर सकते, और हम सब लोग जो है उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मोदी जी के किए गए प्रयास की हम लोग सराहना करते हैं और उनको जो है आभार व्यक्त करते हैं। और वहीं पोंगल के त्योहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की मेहनत और योगदान को सराहा। पंजाब के किसानों ने आभार जताते हुए प्रधानमंत्री का संदेश किसानों को और अधिक जागरूक और प्रेरित उन्होंने किया है, ये सब कहा। आइए आपको सुनाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि किसान की आमदन दोगुना होनी चाहिए, तो हमारा भी लक्ष्य बनता है, फर्ज बनता है कि हम सभी मिलकर ऑर्गेनाइजर खेती करें, तुपका सिंचाई को कामयाब करें। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਮਕੇ ਸਟਾਈ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ, ਪਾਣੀ ਸੜ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏਗਾ, ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਗਰ ਦੂਜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ऑर्गेनिक होगी उनके सारा बचाव होगा, सारा वातावरण बढ़िया रहेगा। हरियाणा के किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश से उन्हें अपनी खेती में सुधार करने के लिए प्रेरणा मिली है। किसानों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में बदलाव की उम्मीद जताई। पीएम मोदी जी ने आज सस्टेनेबल खेती के बारे में बताया, वो बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। रासायनिक खादों का प्रयोग कम करके जैविक खाद और देसी खाद को डाल के अपने खेती को पैदावार को हम बढ़ा सकते हैं। ये पीएम मोदी की एक बहुत अच्छी सराहनीय पहल है। हमें सभी को इस पे चल के खेती की लागत घटानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो भी स्कीम वगैरह चला रखी है, ड्रिप योजना किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रखा है जी, और इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही आज पूरे देश में अलग अलग त्योहारों की धूम देखने को मिल रही है। प्रकृति और फसलों से जुड़े इन त्योहारों को अलग अलग राज्यों में अनेक नामों से मनाया जाता है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक आज पूरा देश त्योहारों की खुशियों में सराबोर नजर आ रहा है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया, तो दक्षिणी भारतीय राज्यों खासकर तमिलनाडु और केरल में पोंगल की धूम देखने को मिल रही है। उधर पूर्वोत्तर के राज्य असम में भी माघ बिहू को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक आज पूरा देश फसलों की कटाई से जुड़े प्रमुख उत्सव के माहौल में डूबा रहा। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही आज उत्तर भारत में मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज के घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई। वहीं गुजरात और राजस्थान में आसमान रंग बिरंगी पतंगों से गुलजार रहा। अपने तहे दिल से मकर संक्रांति के दिवस पर शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं। हमारे मराठी में बोल है कि गोड़ गोड़ बोल, मतलब अच्छी अच्छी बातें मकर संक्रांति के दिवस पे होनी चाहिए। अपनी शैली, चरित्र, चाल में सदैव उच्च मूल्यों और सिद्धांतों को हमें अपनाना चाहिए। इसी भाव के साथ मैं अपनी शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं समूचे प्रदेश के वासियों को। दक्षिण भारतीय राज्यों खासकर तमिलनाडु और केरल में पोंगल के त्योहार को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान लोगों ने नए चावल, गुड़ और दूध से पारंपरिक पोंगल बनाया। साथ ही लोगों ने अपने घरों के बाहर शानदार रंगोली बनाकर भगवान सूर्य, प्रकृति और किसानों के प्रति आभार व्यक्त किया। उत्साह के साथ, उमंग के साथ और नई ऊर्जा के साथ, और समाज में मंगल कामना, समाज के लिए मंगल कामना करता हूं। सभी समाज के लोग मंगल में रहें, खुश रहें, और हमारे किसान भाई वो विशेष करके जो उन्होंने हम सब की चिंता अन्नदाता के रूप में की है, वह ज़रूर उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। पूर्वोत्तर राज्य असम में माघ बिहू को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने सुबह पारंपरिक मेजी को जलाकर अग्नि देवता की पूजा की, साथ ही सुख समृद्धि की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर मामला गहराता जा रहा है। टीएमसी नेताओं के जरिए चुनाव अधिकारियों पर हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा घटना मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का की है, जहां स्थानीय विधायक एम इस्लाम के नेतृत्व में चुनाव से जुड़े अधिकारियों पर हमला किया गया। फरक्का में विधायक एम इस्लाम के नेतृत्व में हुए इस हमले में बीडीओ ऑफिस में तोड़फोड़ की गई और एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की मांग करते हुए चुनाव से जुड़े अधिकारियों पर भी हमला किया गया। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर की बुनियाद पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का लोगों को भड़काने वाला एक बयान सामने आया है। माना जा रहा है कि उनका यही बयान फरक्का जैसी घटना का कारण बन रहा है। ममता बनर्जी अपने बयान में लोगों से अपील कर रही हैं कि एसआईआर से जुड़े अधिकारियों के पास खुद जाएं और अपना अधिकार खुद छीन कर लें। ये सब अलग ही खेल चल रहा है।
मैं मतुआ भाइयों से कहूँगी कि अपना अधिकार खुद छीन कर लें, खुद BLO ऑफिस जाकर अपना नाम जमा करें और पूछें मेरा नाम क्यों नहीं चढ़ा। मेरा नाम चढ़ाइए। आम जनता, महिलाओं, स्थानारत मतदाताओं, नए मतदाताओं और प्रवासी श्रमिकों से भी कहूंगी कि आप BLO ऑफिस, यारो कार्यालय और जिलाधिकारी के दफ्तर में जाकर शिकायत दर्ज कराएं। जाकर पूछिए कि मेरा नाम सूची में है या नहीं और सुनवाई में दस्तावेज जमा करने के बाद रसीद जरूर मांगेगा। आईपैक पर ईडी की कार्रवाई मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के दावे को खारिज कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने ममता बनर्जी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्हें पुलिस और अपने स्टाफ पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह जनता का तृणमूल कांग्रेस पर विश्वास खत्म होने का संकेत है। पश्चिम बंगाल में उच्च न्यायालय ने आज तृणमूल कांग्रेस के दावे को जिस प्रकार से निरस्त कर दिया है, उससे संवैधानिक दृष्टि से यह बात स्पष्ट हो गई है कि तृणमूल कांग्रेस का दावा नैतिक और संवैधानिक दृष्टि से सर्वथा अनुचित था। परंतु यह प्रक्रिया कई राजनीतिक सवाल भी उठाती है कि ममता जी कृपया ये बताइए कि भारत के इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब किसी निजी संस्थान के बचाव के लिए कोई राजनीतिक दल उतरा हो। यदि उसके बाद भी उनको ये लगा कि उस संस्थान में उनके पास कोई संवेदनशील जानकारी थी, तो ममता जी ने अपनी पुलिस पर भी भरोसा नहीं किया। अर्थात पश्चिम बंगाल की सरकार यह मानती है कि उनका खुद की पुलिस भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए ममता जी स्वयं जाकर वहां पर उपस्थित हुई। सदियों पूर्व भारतीय समुद्री पोतों के माध्यम से होने वाले व्यापार को एक बार फिर से उसी तरीके से दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया गया। भारत के महान नाविक कौंडिल्य के नाम पर पारंपरिक जहाज INS V कौंडिल्य 18 दिन की समुद्री यात्रा करके आज मस्कट पहुंचा और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जहाज के कमांडर सहित बड़ी संख्या में भारतीय मौजूद रहे। सभी लोगों ने भारत की समृद्ध विरासत की जमकर तारीफ की। ये जश्न है इतिहास को एक बार फिर जीने का। जी हां, भारत में तैयार हुए पारंपरिक जहाज INS V कौंडिन्य 18 दिन की समुद्री यात्रा पूरी कर ओमान के मस्कट पहुंचा। जहाज पर कमांडर विकास शयोराण के नेतृत्व में 16 सदस्यीय क्रू मेंबर्स ने भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं को एक बार फिर जीवंत कर दिया। कौंडिन्य 29 दिसंबर 2025 को गुजरात के पोरबंदर से अपनी पहली विदेशी यात्रा के लिए रवाना हुआ था। कौंडिन्य एक महान भारतीय नाविक थे जिन्होंने हिंद महासागर को पार करके दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की थी। उन्हीं के नाम पर जहाज का नाम रखा गया। ये जहाज अजंता की गुफाओं में चित्रित 5वीं शताब्दी ईस्वी की एक जहाज पर आधारित है। इस पारंपरिक जहाज को भारत में हाथ से सिलकर तैयार किया गया है, जिसमें प्राकृतिक सामग्री और तरीकों का इस्तेमाल किया गया है जो कई सदियों पुराने हैं। ऐतिहासिक स्रोतों और चित्रात्मक साक्ष्यों से प्रेरित ये पोत भारत की स्वदेशी जहाज निर्माण, नाविकता और समुद्री नेविगेशन की समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। ये यात्रा उन प्राचीन समुद्री मार्गों का अनुसरण करती है जो कभी भारत के पश्चिमी तट को ओमान से जोड़ते थे, जिससे हिंद महासागर में व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और निरंतर सभ्यतागत बातचीत संभव होती थी। मस्कट में INS V कौंडिन्य का आगमन दोस्ती, आपसी विश्वास और सम्मान के स्थायी बंधन का एक शक्तिशाली प्रतीक होगा। ये यात्रा गुजरात और ओमान के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंधों को भी उजागर करती है। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत के पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत के समुद्री क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि ये एक मौका है जहां हम दुनिया को अपनी विरासत दिखा रहे हैं। विकास भी विरासत भी, और अपने विरासत को हम कैसे संरक्षण करें और कैसे हम दुनिया को दिखाएं, क्योंकि 5000 साल पहले भारत दुनिया की प्रमुख मैरीटाइम नेशन हुआ करती थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल भी मस्कट में उपस्थित थे। जहाज पर कमांडर विकास शयोराण के नेतृत्व में 16 सदस्यीय क्रू मेंबर्स सवार थे। सफर कितना चुनौतीपूर्ण था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिप पर न कमरा था और न बिजली और न ही पीने का पानी। समुद्र में कभी
कभी भी अपना आराम से नहीं बैठ सकते, वहाँ कुछ ना कुछ, या तो हवा नहीं रहेगी तो भी हमें परेशानी है, हवा ज़्यादा आ गई तो भी परेशानी है। तो आपको आपके अनुकूल हवा मिलना मुश्किल रहता है, बट हमने सारी परिस्थितियाँ जो भी थी वो हमने सही से झेली और 17 दिन के बाद हमारा ये सफ़र पूरा हो गया। जहाज का नाम पहली सदी के प्रसिद्ध भारतीय नाविक कौंडिन्य के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने हिंद महासागर पार कर मेकांग डेल्टा तक की यात्रा की थी। ये एक ऐतिहासिक दिन है और मुझे एज अ इंडियन सिटीजन इतना गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि हमारे जो 18 ब्रेव सेलर्स हैं उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट करा और जो एक विजन था प्राइम मिनिस्टर का उसको वो पूरा करके आ रहे हैं। जहाज के पोरबंदर से ओमान के मस्कट पहुंचने पर यहाँ रहने वाली भारतवंशियों ने गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत किया। ये जो पूरा एपिसोड जो किया जा रहा है, टू रीलिव द पास्ट ग्लोरी, टू रीलिव द पास्ट मेमोरी, it helps establish cultural ties with Oman and India. So I think इस तरह के प्रोजेक्ट्स को और बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि हमको एक एक्सक्यूज मिले टू reinforce our old relationships with the country. ये करीब 1400 किलोमीटर की ये यात्रा रही थी और आज ये यात्रा समाप्त हुई है। हम कह सकते हैं कि आज का दिन दोनों देशों के समुद्री रिश्तों को एक नई ऊंचाई, एक नई गहराई देने के लिए ऐतिहासिक दिन है। कैमरामैन शिवा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, मस्कट, ओमान। राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की कल से दिल्ली में शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन संसद भवन के परिसर में स्थित संविधान सदन में होगा। सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के इस सम्मेलन में सशक्त संसदीय व्यवस्था की बुनियाद को मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन संसद भवन के परिसर में स्थित संविधान सदन में होगा। पीएम सम्मेलन में शामिल स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। यहाँ पर जो चर्चा होगी, संवाद होगा, जो अपने विचारों को साझा करेंगे, निश्चित रूप से उससे लोकतांत्रिक संस्थाएं भी मजबूत होगी। लोकतांत्रिक संस्थाओं में जवाबदेही, पारदर्शिता आएगी और विशेष रूप से अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी की निष्पक्षता, तटस्थता और जवाबदेही, उसकी भी चर्चा होगी। सम्मेलन में 61 स्पीकर और पीठासीन अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 42 राष्ट्रमंडल देशों और विश्व के विभिन्न हिस्सों की 4 अर्ध स्वायत्त संसदों की भागीदारी होगी। संसद और नागरिक भागीदारी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने की दिशा में ये सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की मेजबानी ने इस 28वें सम्मेलन को और खास बना दिया है। भारत की संसद को, भारत को इसको मेजबानी करने का अवसर मिला है। कनाडा में जब CSPOCA का सम्मेलन था, उस समय ये प्रस्ताव आया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में CSPOCA का सम्मेलन आयोजित किया जाए। भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। सशक्त संसदीय व्यवस्था लोकतंत्र की मजबूत इमारत का आधार है। राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के इस सम्मेलन में उसी बुनियाद को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय रेलवे जल्द ही 9 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर इसकी जानकारी साझा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अश्विनी वैष्णव की पोस्ट को साझा करते हुए एक्स पर लिखा है कि नई अमृत भारत ट्रेनें यात्रियों के आराम और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अन्य फायदों में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देना भी शामिल है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का 2 दिवसीय भारत दौरा संपन्न हो चुका है। जर्मन चांसलर का यह दौरा दोनों देशों के लिए कई मायनों में अहम रहा। यात्रा के दौरान मर्ज कई महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल हुए। इस दौरान जर्मन चांसलर को भव्य उपहार भेंट किए गए।
मर्ज को दिए गए तोहफों में भारत की पारंपरिक कला और हुनर की झलक देखने को मिली। चांसलर मर्ज को दिए गए उपहारों में कस्टम पायलट लॉगबुक बेहद खास रही। इस उपहार को भारतीय कारीगरों ने बेहतरीन गुणवत्ता वाले लेदर से तैयार किया है। यात्रा के दौरान जर्मन चांसलर को और भी कई बेशकीमती उपहार प्राप्त हुए। इन उपहारों में वॉल माउंटेबल सिल्क काइट भी खास उपहार रहा। इस उपहार को पटोला सिल्क से निर्मित किया गया है। पटोला रेशम भारत के सबसे प्रतिष्ठित वस्त्रों में से एक है। इस रेशम का उत्पादन मुख्य रूप से गुजरात के पाटन में किया जाता है। वॉल माउंटेबल सिल्क काइट को दुर्लभ डबल इकत तकनीक का उपयोग करके बुना गया है। भारत यात्रा के दौरान चांसलर मर्ज को डायमंड DA-62 प्रोपेलर विमान की शानदार रेप्लिका भी भेंट की गई। मुरादाबाद के कुशल कारीगरों ने पीतल का प्रयोग कर इस हस्तनिर्मित रेप्लिका को तैयार किया है। यह रेप्लिका जर्मनी एरोनॉटिकल डिजाइन और भारतीय हस्तकला का एक अनूठा झलक को प्रस्तुत करता है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन में मुलाकात को लेकर सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मैंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भारत में अमेरिकी राजदूत के तौर पर अपना परिचय पत्र पेश किया। मैं राष्ट्रपति ट्रंप का उनके भरोसे और विश्वास के लिए आभारी हूं और उनके प्रशासन की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने पर गर्व है। साथ मिलकर हम सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी में अपनी साझेदारी को मजबूत करेंगे और अमेरिका भारत साझेदारी बनाएंगे जो 21वीं सदी को परिभाषित करेगी। भारत की संसद 14 से 16 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन CSPOC की मेजबानी कर रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा CSPOC का उद्घाटन किया जाएगा। 16 साल बाद होने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुभवों को साझा किया जाएगा और नवीन तकनीकी को आत्मसात करने के तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में होने वाले राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में 14 से 16 जनवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री का मुख्य भाषण होगा और उद्घाटन समारोह के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल एवं स्वायत्त संसदों के अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों से अनौपचारिक संवाद करेंगे। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों का सम्मेलन भारत की संसद को इसको मेजबानी करने का अवसर मिला है। CSPOC निश्चित रूप से 2026 के लिए विशेष है और यहाँ पर जो चर्चा होगी, संवाद होगा, जो अपने विचारों को साझा करेंगे, निश्चित रूप से उससे लोकतांत्रिक संस्थाएं भी मजबूत होगी। लोकतांत्रिक संस्थाओं में जवाबदेही, पारदर्शिता आएगी और विशेष रूप से अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी की निष्पक्षता, तटस्थता और जवाबदेही, उसकी भी चर्चा होगी। 28वें राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के कार्यक्रम को देखें तो 2 दिनों में 4 विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें 15 जनवरी को संसद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग, नवाचार, निगरानी और अनुकूलन में संतुलन स्थापित करना और सोशल मीडिया और सांसदों पर इसका प्रभाव, 2 विषयों पर चर्चा होगी। जबकि 16 जनवरी को संसद के प्रति जनसामान्य की समझ बढ़ाने और मतदान के बाद भी नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नवीन रणनीतियां तथा संसद सदस्यों और संसदीय कर्मियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, इन 2 विषयों पर चर्चा होगी। 14 जनवरी को स्थायी समिति की बैठक दिल्ली स्थित लाल किले के परिसर में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। मेहमानों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से रूबरू करवाया गया। इस अवसर पर आपसी सम्मान, विश्व बंधुत्व और सौहार्दपूर्ण माहौल में बहुपक्षीय संवाद भी हुआ। भारत की संसद अब तक 3 बार 1971, 1986 और 2010 में CSPOC की मेजबानी कर चुकी है। प्रत्येक सम्मेलन के समापन पर अगला सम्मेलन जिस देश में आयोजित होना होता है, उस देश के अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी CSPOC की स्थायी समिति के अध्यक्ष बनते हैं।
इसी क्रम में 16 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में 28वें CSPOC के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष यह दायित्व यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर को सौंपेंगे। शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के 28वें कॉन्फ्रेंस CSPOC से पहले स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता की। आज सशस्त्र सेना वेटरन्स डे मनाया गया। दिल्ली में हुए कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश सेवा करने वाले जवानों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। रक्षा मंत्री ने 1 रैंक 1 पेंशन का जिक्र किया तो भारतीय रक्षा तैयारियों में तेजी से बढ़ती आत्मनिर्भरता की भी बात कही। राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना में अपना जीवन खपाने वाले पूर्व सैनिकों का अनुभव आज भी युवा जवानों के मार्गदर्शन का काम कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र सेना वेटरन्स डे पर दिल्ली कैंट स्थित मानेकशा में पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए उनके शौर्य, बलिदान के अभूतपूर्व योगदान को याद किया। 10वें सशस्त्र सेना पूर्व सैनिकों और सेवारत जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि उनका बलिदान भारत की सीमाओं की जीवित ढाल है। 1 रैंक 1 पेंशन पर बात करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लंबे समय से चली आ रही 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को मोदी सरकार ने पूरी ईमानदारी से साकार किया। हमारी सरकार ऑपरेशन पवन में भाग लेने वाले शांति सैनिकों के योगदान को न केवल खुले मन से स्वीकार कर रही है, बल्कि उनके योगदान को हर स्तर पर रिकॉग्नाइज करने की प्रक्रिया भी चल रही है। लंबे समय से चली आ रही 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को सरकार ने पूरी ईमानदारी से साकार किया है। हमने उस असमानता को खत्म करने का प्रयास किया है जिसे हमारे वेटरन्स वर्षों से महसूस कर रहे थे। इस व्यवस्था को लागू होने से वेटरन के जीवन में न केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई है, बल्कि यह भरोसा भी मजबूत हुआ है देश उनके साथ न्याय करता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व सैनिक राष्ट्र निर्माण की यात्रा में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं और आज जब भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में वेटरन्स का एक्सपीरियंस युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक का काम कर सकता है। आप हमारे सामूहिक साहस के प्रतीक और हमारी भावी पीढ़ियों के आप प्रेरणा स्रोत हैं। 20 साल की उम्र के आसपास जब आप लोगों ने यह निर्णय लिया होगा कि आपको आर्म्ड फोर्सेज में जाना है, तो आपने उस समय केवल एक पेशा नहीं चुना था, एक सैनिक के रूप में आपने एक संकल्प लिया था। एक वह संकल्प जहां व्यक्ति स्वयं को पूर्णतः राष्ट्र के लिए समर्पित कर देता है। ये दिवस भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा की स्मृति में मनाया जाता है, जो 1953 में इसी दिन सेवानिवृत्त हुए थे। रक्षा मंत्री ने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान भारतीय शांति सेना के बलिदान को याद करते हुए कहा कि मोदी सरकार इन बलिदानों को पूरी तरह स्वीकार करती है और उनका सम्मान करती है। इस अवसर पर उन्होंने सेना, नौसेना और वायुसेना पर आधारित 3 पत्रिकाओं का विमोचन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में विशिष्ट अतिथियों के लिए एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर डाक विभाग द्वारा निमंत्रण पत्र का वितरण किया जा रहा है। इंदौर के डॉक्टर अंतरिक्ष जैन को भी एट होम रिसेप्शन का निमंत्रण पत्र भेजा गया है। यह सम्मान उन्हें केंद्र सरकार की विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 पहल में उत्कृष्ट योगदान और दूरदृष्टि के लिए मिला है। वर्तमान में डॉक्टर अंतरिक्ष जैन अशोकनगर में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। राष्ट्रपति भवन से भेजा गया निमंत्रण पत्र भारतीय डाक विभाग द्वारा उनके निवास पर सौंपा गया। निमंत्रण मिलने पर डॉक्टर अंतरिक्ष जैन ने खुशी जाहिर की है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम को अपना ग्रेटिट्यूड और बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा कि मुझे राष्ट्रपति भवन से ये इनविटेशन मिला है। 26 जनवरी को एट होम रिसेप्शन जो होने वाला है राष्ट्रपति भवन में, उसके लिए मुझे बुलाया गया है। इसका जो बेसिकली समरी है वो यही है कि सबसे पहले मैंने पिछले साल जो है यंग लीडर्स डायलॉग जो हुआ था विकसित भारत 2047 की थीम पर, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ था, तो सबसे पहले मैंने एक ऑनलाइन क्विज में पार्टिसिपेट किया था जो कि जनरल नॉलेज बेस्ड थी।
उसमें पूरी कंट्री से ओवर 30 लाख पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज दिल्ली में एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया। इस मौके पर उन्हें एनसीसी की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सेना अध्यक्ष ने इस मौके पर कैडेटों को संबोधित भी किया। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बुधवार को दिल्ली में चल रहे एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया। इस मौके पर एनसीसी के तीनों स्कंधों और छात्रा कैडेटों ने सेनाध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने फ्लैग एरिया, हॉल ऑफ फेम समेत विभिन्न गतिविधियों का जायजा लेते हुए कुछ सैन्य अधिकारी, एएनओ और कैडेटों को सेनाध्यक्ष प्रशंसा पदक से सम्मानित भी किया। शिविर में देश भर से आए कैडेटों को संबोधित करते हुए सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एनसीसी में बिताए अपने दिनों को भी याद किया। उन्होंने गणतंत्र दिवस शिविर 2026 में बेहतर प्रदर्शन के लिए एनसीसी कैडेटों की सराहना भी की। As an ex-NCC cadet myself, enrollment number 73727 from Emily, which is the largest volunteer uniform youth organization of the world, it's indeed a great honor for me to stand here on the occasion of the Republic Day camp. Each one of you, through your hard work, determination and discipline, have earned your rightful place in this distinguished evening. I congratulate the cadets for their impeccable turnout, impressive guard of honor, drill, exemplary band display and outstanding flag display. इस मौके पर देश के अलग अलग राज्यों और 17 निदेशालयों से आए कैडेटों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। इसमें विविधता में एकता की झलक साफ देखने को मिली। विविधता में एकता की झलक दिखाता है एनसीसी का यह गणतंत्र दिवस शिविर। यहाँ भाषा अलग है, बोली अलग है, लेकिन नहीं अलग है तो कैडेटों की एकता। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। आधुनिक चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर अपने कैडेटों को ड्रोन प्रशिक्षण दे रहा है। एनसीसी में कैडेट्स पहले सिमुलेटर पर अभ्यास करते हैं और फिर वास्तविक ड्रोन उड़ाते हैं, जिससे उनका तकनीकी कौशल और आत्मविश्वास बढ़ता है। एनसीसी द्वारा दिए जा रहे इस ड्रोन ट्रेनिंग का गणतंत्र दिवस शिविर में जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। एनसीसी के रिपब्लिक डे कैंप के अंदर ड्रोन ट्रेनिंग को भी दिखाया गया है। कुछ कैडेट हमारे साथ हैं, बात करें दिया वी चौहान। जैन सर, प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टि की वजह से एनसीसी में ड्रोन पाठ्यक्रम का सम्मेलन किया है और अब हमारे पास 12 मास्टर ड्रोन इंस्ट्रक्टर्स हैं। 55 से अधिक ड्रोन इंस्ट्रक्टर्स हैं जिन्होंने कुल मिला के इस एक साल में 1100 कैडेटों को ट्रेन किया है। एनसीसी कैडेट्स तरह तरह की चीज़ों को सीखते हैं। जैसे पहले वो एरोडायनामिक्स के बारे में जानते हैं कि एक मल्टी रोटर हवा में स्टेबल कैसे रहता है। आगे चलते वो ड्रोन एनाटॉमी के बारे में सीखते हैं, जहाँ वो तरह तरह के कंपोनेंट्स तथा सेंसर्स के बारे में जानते हैं और एक स्थिर और नियंत्रित ड्रोन बनाते हैं। फिर वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में जानता है, जहाँ पे वो डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के दिए गए नियमों को फॉलो करते हैं। ये हमारा सिमुलेटर स्टेशन है, जहाँ पे कैडेट्स वास्तविक दुनिया में ड्रोन संचालन के बारे में जानते हैं और अंत में वो असल दुनिया का फ्लाइंग ऑपरेशंस भी करते हैं। ये हमारा पायलट इन कमांड है। कितना फ़ायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए ट्रेनिंग जो ड्रोन की दी गई है, क्या फ़ायदा रहेगा? ये फ़ायदा रहेगा, इसीलिए एनसीसी ड्रोन ट्रेनिंग नोड भी बना रहा है। अब 3 जगहों पे खोल रहा है। बाय द टाइम ऑफ अप्रैल और मई के टाइम तक वो नागपुर, सेलम और इडुक्की जैसे जगहों पर भी खोल रहा है और हर निदेशालय में आगे के सालों में एक ट्रेनिंग नोड भी खोलना चाहता है। 17 निदेशालय हैं एनसीसी के, उसमें तमाम कैडेटों को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मंगलवार को जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का स्वागत करने की बजाय कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने मैसूर चले गए, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने उन पर तीखा हमला बोला। भाजपा ने सिद्धारमैया और शिवकुमार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने कर्नाटक की वैश्विक प्रतिष्ठा के ऊपर राजनीतिक वफादारी को प्राथमिकता दी। कर्नाटक के ये नेता राहुल गांधी की अगवानी करने के लिए मैसूर में थे, जो तमिलनाडु के ऊटी जा रहे थे। इसी बीच मंगलवार को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर चांसलर मर्ज का स्वागत कर्नाटक के भारी एवं मध्यम उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कांग्रेस सरकार पर गलत प्राथमिकताओं और चूके हुए अफसरों का आरोप लगाया।
shame to Congress party. They went to meet Rahul Gandhi. They can meet Rahul Gandhi anytime. But this chancellor, German chancellor, it's rare cases. We can get 3 years, 4 years time, more than 10 years. World third biggest economy. So when he is coming to the Bangalore, we have to proud. So he is coming to Bangalore, we have to honor. CM must be present in that receiving. We want many industries come to Karnataka. People lost the opportunity because of Siddaramaiah. और कर्नाटक की शिडलघट्टा नगर परिषद की आयुक्त अमृता ने कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा के खिलाफ सर्कल इंस्पेक्टर को शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि राजीव गौड़ा ने शिडलघट्टा शहर के कोटे सर्कल से एक अनधिकृत बैनर हटाने को लेकर महिला अधिकारी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उन्हें धमकाया। आयुक्त की शिकायत के अनुसार राजीव गौड़ा ने फोन पर बातचीत के दौरान उन्हें उस वक्त अपशब्द कहे जब उनकी तस्वीर वाला एक अवैध बैनर हटाया गया था। हालांकि राजीव गौड़ा ने सफाई दी है कि उन्होंने बैनर हटाने को लेकर आयुक्त अमृता को नहीं धमकाया, बल्कि वो स्वास्थ्य अधिकारी से नाराज थे। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक ऑडियो में कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा बैनर हटाने का कारण पूछने के लिए अमृता को फोन करते सुनाई दे रहे हैं। हालांकि डीडी न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। इस घटना के बाद नगर परिषद के कर्मचारियों ने आयुक्त के साथ एकजुटता दिखाते हुए राजीव गौड़ा की अभद्र भाषा और धमकी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बेंगलुरु में भाजपा एमएलसी और विधान परिषद में विपक्ष के नेता चालवादी नारायण स्वामी ने राजीव गौड़ा पर गुंडा एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। फिलहाल महिला अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने राजीव गौड़ा के खिलाफ बीएनएस की धाराओं 79, 132, 352, 199 और 54 के तहत मामला दर्ज किया है। भारतीय डीप टेक कंपनी क्यू ब्लॉक्स ने आज 10 रेस्टोरेंट के साथ साझेदारी की है और इस साझेदारी का उद्देश्य भारत के लिए एक संप्रभु, ओपन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है। इस पहल के तहत व्यवसायों, संस्थानों और सरकारी संगठनों को RISC-V आधारित प्लेटफॉर्म पर बड़े स्तर पर AI तैनात करने में मदद मिलेगी। क्यू ब्लॉक्स और 10 रेस्टोरेंट मिलकर 6 नैनोमीटर मेड इन इंडिया भारत चिप के डिजाइन पर भी काम करेंगे, जिसे बड़े पैमाने पर AI वर्क लोड और इसे सपोर्ट करने के लिए विकसित किया जाएगा। यह प्रयास भारत के दीर्घकालिक AI और सेमीकंडक्टर रोड मैप के अनुरूप है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों क्षेत्रों में देश की घरेलू क्षमताओं को मजबूत करेगा। क्यू ब्लॉक्स ने बयान में कहा है कि हमारा लक्ष्य भारत के लिए एक भरोसेमंद AI बैकबोन तैयार करना है जो ओपन, लचीला और एंटरप्राइज स्तर पर तैनाती के लिए तैयार हो। 10 रेस्टोरेंट के साथ ये सहयोग हमारे देश के इस विजन की दिशा में एक अहम कदम है। क्यू ब्लॉक्स एक भारत स्थित AI इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है और ये कंपनी है जो सुरक्षित सिस्टम्स और उच्च प्रदर्शन और दीर्घकालिक तकनीकी आत्मनिर्भरता पर ध्यान देते हुए अगली पीढ़ी के AI अनुप्रयोगों के लिए ओपन और स्केलेबल प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है। Q-Block is bringing today a full stack AI solution for India to make sure that the data sovereignty is there in India, and it's a complete solution for India. What Q-Blocks, the name itself is about quantum secured blocks. So quantum security is an absolute must. With the advent of quantum computers, we have to have quantum secured ecosystem. So that's what we're talking about. Sovereign AI, quantum secured. And as a mechanism to stop scams and all that in the future, even governments across the world, they're talking about how we can control things. So for that, I think India should have its own manufacturing ecosystem with software, hardware, solutions made for India and later made for the world. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की वॉइस मिनिस्टर सुन हेयान से मुलाकात की और इस मौके पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर बनाने और
नए साल में संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। चीन ने इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने पर भारत को बधाई दी और भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए अपना पूरा समर्थन व्यक्त किया। सुन हयान ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री को अपनी यात्रा के अनुभवों के बारे में भी बताया। विदेश सचिव ने दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर से मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए सबसे जरूरी है लोगों के बीच आपसी समझ को बढ़ाना। साथ ही दोनों पक्षों ने अपने नेताओं द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों को लागू करने की प्रतिबद्धता दोहराई। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।